हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके 2024-25 की परीक्षा के लिए न्यू सॉल्व मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपकी सभी सब्जेक्ट की 1 से लेकर 8 तक की यूनिट को कंप्लीट कराया जाता है और जब एग्ज़ाम आने लगता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सोशियोलॉजी पेपर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके 2024 और 25 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपकी परीक्षा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे ही आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी परीक्षाएं प्रारंभ करने वाली हैं। किसी की परीक्षा नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, किसी की दिसंबर में, किसी की जनवरी में, इसी तरह आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो फटाफट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। और आज की वीडियो के माध्यम से आपके सोशियोलॉजी पेपर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको आपने तैयार कर लिया तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने एग्जाम में सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर आएंगे। तो जल्दी से चलिए आप अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, समाजशास्त्री विद्वानों ने किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है? तो आपका उत्तर है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना की और इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिक रखा, जिसे बाद में बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। विद्वानों ने इस गुरुमुख कार्य के लिए समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है। देखिए, समाजशास्त्र का पिता कौन है, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से। तो ये जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट विकसित किया। तो पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने इस सब्जेक्ट का नाम रखा था सामाजिक भौतिक और बाद में बदलकर इस सब्जेक्ट का नाम उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया, समाजशास्त्र। इसी कारण जो समाजशास्त्र के अन्य विद्वान हैं उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे को इस समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की? तो आपका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1873 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। देखिए, कहा जाता है कि ऑगस्ट कॉम्टे ने तो समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट विकसित कर दिया, लेकिन जो समाजशास्त्र विषय में रंग भरने का कार्य किया वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया और इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है? देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की तुलना में अमेरिका में इन सब देशों से कहीं अधिक समाजशास्त्र का विकास हुआ। देखिए, जो फ्रांस देश है, जर्मनी देश है, इंग्लैंड है, इन सब की तुलना में अमेरिका में सबसे ज़्यादा, सभी देशों से ज़्यादा कहें तो समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ, इसीलिए समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान कहा जाता है। आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए, समाजशास्त्र सब्जेक्ट का सबसे पहले अध्ययन पढ़ना और पढ़ाना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सन 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, क्योंकि देखा अभी हमने फ्रांस, जर्मनी, इटली के अकॉर्डिंग अमेरिका में समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सन 1876 ईस्वी में समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन अध्यापन स्टार्ट हुआ। और आपका अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है? तो द रिपब्लिक प्लेटो की एक अमर कृति है। आपका अगला क्वेश्चन है, इथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो इथिक्स तथा पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। किसकी? अरस्तु की, क्योंकि अरस्तु ने इथिक्स तथा पॉलिटिक्स में मानव की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति को सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा? तो देखिए, दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा है, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व वे सामाजिक प्रतीत होते हैं जो समाज के अधिकतर लोगों के द्वारा नियंत्रित होते हैं।
आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जॉर्ज सिमेल तथा उनके अनुयायियों को ही स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को विकसित करने का श्रेय जाता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं हर साल जो प्रश्न उत्तर की वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें से 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपने जो प्रश्न बताए थे वही सारे हमारे पेपर में आए, और वो बहुत ही खुश होते हैं। तो देखिए आप लोग भी बहुत ही अच्छी से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि मैं जितना भी बताती हूँ वहाँ से आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदर्श प्रारूप का तात्पर्य क्या है? तो देखिए आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है कि कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्क संगत के आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना ही आदर्श प्रारूप से तात्पर्य है। देखिए तर्क संगत के आधार पर, तथ्य और तर्क संगत के आधार पर ही यथार्थ अवधारणाओं को अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो आदर्श प्रारूप है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपको अपने यूनिट नंबर 1 में फ्रांस की क्रांति और 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के 4 परिणाम लिखिए। जो 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका क्या परिणाम निकला? तो देखिए नंबर 1 है समानता की भावना का उदय, स्वतंत्रता की भावना का उदय, राष्ट्रीयता का प्रसार, समाजवाद का प्रसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के पश्चात फ्रांस में नया संविधान कब बना? जब क्रांति संपन्न हुई तो नया संविधान कब बना? फ्रांस में नया संविधान 1791 ईस्वी में बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में नया संविधान 1791 ईस्वी में बना। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में ही बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ। अब देखते हैं ये बास्तिल दुर्ग है क्या? बास्तिल दुर्ग का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है बास्तिल का पतन। बास्तिल पेरिस के निकट एक पुराना किला था जो बंदी गृह के रूप में उपयोग किया जाता था। देखिए जो बास्तिल है, बास्तिल दुर्ग था वो एक पुराना किला था जिसमें जो वो लोग कैदी को रखते थे, देखिए बंदी गृह के रूप में उपयोग किया जाता था। निरंकुशता, दमन एवं अत्याचार की अनेक कहानियां इससे जुड़ी हुई थीं। किले के रक्षक और नागरिक सेना के बीच संघर्ष को टालने के प्रयास किए गए, परंतु भीड़ के दबाव में यह प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। भीड़ दुर्ग के अंदर घुस गई। किले के रक्षक ने प्रतिरोध किया, परंतु बास्तिल के दुर्ग के पतन को वह रोक न सका। देखिए जो फ्रांस की जनता थी वो बास्तिल में घुस गई और जितने कैदी थे उनको छुड़ाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो सैनिक लगी थी रोकना चाहिए नागरिक को, लेकिन नहीं रोक सकी, क्योंकि अब जो जनता थी वो क्रांति करने के लिए एकदम प्रेरित हो चुकी थी और वो क्रांति कर रही थी। तभी जाती है वो बास्तिल के दुर्ग में और इसी के साथ क्रांति संपन्न होती है। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति का क्या अभिप्राय, जो औद्योगिक क्रांति है उससे क्या आशय है। देखिए औद्योगिक क्रांति से आशय उन परिवर्तनों से जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में तथा बड़े कारखानों में उत्पादन कर सके। देखिए पहले के टाइम में जो जितना भी कार्य होता था हाथों से होता था, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो अब वही सारा कार्य मशीनें करने लगी। बड़े बड़े कारखानों का निर्माण होने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनने लगी जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी, जिससे कोई व्यक्ति अगर एक कार्य कितना करेगा, बहुत व्यक्ति उतना उत्पादन नहीं हो सकता था। लेकिन जब क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, तो मशीन से ज़्यादा उत्पादन किए जा सकते थे। और आज देखिए कितना हर तरह की मशीन अवेलेबल है आज के टाइम में। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। इसकी पहली विशेषता है कि भाप की शक्ति से मशीनों को चलाना औद्योगिक क्रांति की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए जो भाप की शक्ति होती थी उससे मशीनों को चलाना ही औद्योगिक क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरी इसकी विशेषता है उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु मशीन का आविष्कार हुआ। देखिए मशीन लगी तो अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा तथा आवश्यकता औजारों व उपकरणों का निर्माण किया गया। जो आवश्यक औजार थे और उपकरण थे उनका निर्माण होने लगा।
आपका अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, किस कारण से औद्योगिक क्रांति हुई। तो इसका पहला कारण था वैज्ञानिक अनुसंधान। नंबर 2 सामाजिक परिवर्तन, पूंजी का संचय। नंबर 4 खनिज संपदा का ज्ञान, भौगोलिक खोज, जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रीयता की भावना। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए थे, वैज्ञानिक रिसर्च करने लगे थे जिसके कारण औद्योगिक क्रांति हुई। समाज में परिवर्तन होने लगा जिससे औद्योगिक क्रांति हुई। और पूंजी इतनी थी कि लोग बड़े बड़े कारखानों का निर्माण करने लगे, इतने ज़्यादा खनिज थे कि उसका ज्ञान मनुष्य को हो गया था किस तरह से इसका उपयोग करना है, तो औद्योगिक क्रांति हो गई। और भौगोलिक खोज के कारण भी फिर पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी थी, फिर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। ये इतने कारण आप लोग लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे। अब देखिए औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर कोई 2 प्रभाव बताइए। देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके 2 प्रभाव बताइए। तो पहला प्रभाव है औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से पूंजीपतियों के हाथ में अतुल संपत्ति का एकीकरण संभव हो गया। नंबर 2 श्रमिकों के रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए तथा वस्तुएं सस्ती होने से उनके रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ। इतनी ज़्यादा पूंजी लोगों के पास थी तो लोगों ने बड़ी मशीन लगाई, कारखानों का निर्माण हुआ, फिर उसमें काम करने के लिए लेबर की भी नीड पड़ी, तो लोग उसमें कार्य करते थे, मजदूर होते थे जो उसमें कार्य करते थे। तो इस कारण सभी लोगों को क्या हुआ, रोजगार का अवसर मिला और मशीनों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा सामान का निर्माण हो सकता था, जिससे और अच्छी क्वालिटी में सस्ते सामान बने थे जिससे सभी मनुष्य खरीद सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की सामाजिक स्थिति भी अच्छी हुई, रहन सहन के स्तर में उनके सुधार हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर आर्थिक प्रभाव बताइए कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो नंबर 1 है औद्योगिक क्रांति ने न केवल आर्थिक संघर्ष में वृद्धि हुई वरन उसका महत्व भी बढ़ गया। देखिए आर्थिक संघर्ष में वृद्धि हुई का मतलब कि जो लोग पैसे वाले थे वो तो और भी ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे थे, मशीन लगा रहे थे बड़ी बड़ी, उनके पास और भी ज़्यादा, लेबर को कितना पैसा मिलेगा, जितना वो कार्य करेगा उसकी मजदूरी ही मिलेगी। मेन तो प्रॉफिट जो जिसका कारखाना होता था उनको होता था। और देखिए औद्योगिक क्रांति से समाज में पूंजीवाद का महत्व बढ़ गया। आपका अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पूछ रहा है और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए। देखिए औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। नंबर 1 कार्ल मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा समाजवादी औद्योगिक क्रांति के परिणाम की देन है। जो कार्ल मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा थी वो समाजवादी औद्योगिक क्रांति के परिणाम की देन है। नंबर 2 औद्योगिक क्रांति से विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता बढ़ी। हाँ देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण ही मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से अच्छा खासा कनेक्शन होने लगा। देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण ही तो आज वैश्वीकरण संभव हो सका, राजनीतिक तनाव कम हुआ और विश्व में सहयोग बढ़ने लगा। अब देखिए औद्योगिकीकरण के दुष्परिणामों को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं, उसको रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। तो नंबर 1 है उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाए। नंबर 2 श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रमिक कानून को लागू किया जाना आवश्यक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति यूरोप में इंग्लैंड में ही हुई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि अन्य देशों की तुलना में वहाँ अधिक उद्योगों का विकास हो चुका था। जो इंग्लैंड था अदर कंट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे अधिक उद्योगों का विकास हो चुका था, इसी कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। अब आपका अगला क्वेश्चन है ऑगस्ट काम्टे कि ऑगस्ट काम्टे कौन थे। तो देखिए ऑगस्ट काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे। जो ऑगस्ट काम्टे थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। उनका जन्म 19 फरवरी सन 1798 ईस्वी को फ्रांस में मोंटेपेलियर नामक
स्थान पर हुआ था। ये फ्रांस के थे जो अगस्ट काम्टे थे। अगस्ट काम्टे समाज सेवक थे। काम्टे को ही समाजशास्त्र का वास्तविक जनक माना गया। वीडियो के स्टार्ट में हम लोग ने सबसे पहले यही तो पढ़ा था कि क्यों अगस्ट काम्टे को ही समाजशास्त्र का वास्तविक जनक माना गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्टे की प्रमुख रचनाएं लिखिए। देखिए, जो अगस्ट काम्टे थे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1, समाज के पुनर्संगठन के लिए आवश्यक कार्य हेतु का कार्यक्रम। दूसरी है, विज्ञानवादी राजनीति के सिद्धांत। नंबर 3 है, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद क्या है। देखिए, प्रत्यक्षवाद सामाजिक विचारधारा काम्टे का एक अद्भुत देन है। जो अगस्ट काम्टे थे ना, समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद विज्ञान मानते थे। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्षवाद कहा गया है। अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना तथा उन तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को संचालित करने वाले निश्चित नियमों का पता लगाना क्या है, प्रत्यक्षवाद है। ये किसने कहा? अगस्ट काम्टे ने कहा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद का क्या आधार है, या काम्टे का प्रत्यक्षवाद किस पर आधारित था। तो देखिए, अगस्ट काम्टे ने अनुभव, प्रयोग एवं वर्गीकरण को अपने प्रत्यक्षवाद पर आधारित किया। इनके प्रत्यक्षवाद का क्या है? अनुभव, प्रयोग और वर्गीकरण को इन्होंने प्रत्यक्षवाद इसी पर आधारित बताया। उसने वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया और प्रत्येक घटना का विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाए। कि कोई भी घटना हुई उसका विश्लेषण किस आधार पर किया जाए? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाए। यही अगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद में बताया है। अब अपना अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्षवाद को धार्मिक तथा नैतिकता के निकट लाने के लिए काम्टे के कोई 2 कार्य बताइए। तो उनका पहला कार्य है, पॉजिटिव पॉलिटी की रचना करके अगस्ट काम्टे ने मानवता के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करना चाहा। जो इनकी रचना है पॉजिटिव पॉलिटी, इसकी रचना करके उन्होंने धार्मिकता और नैतिकता को निकट, प्रत्यक्षवाद को धार्मिकता तथा नैतिकता के निकट लाने का कार्य किया। और दूसरा है, अगस्ट काम्टे सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए मानवता के धर्मों की स्थापना पर जोर दिया कि मानवता के धर्म की स्थापना हो। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रत्यक्षवाद की पहली विशेषता है, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक आधार पर प्राप्त ज्ञान पर विश्वास है। क्योंकि अगस्ट काम्टे कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद पर कि किसी भी घटना का किस तरह से परीक्षण करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसका पता लगाना चाहिए किसी भी घटना को। तो इस कारण प्रत्यक्षवाद की विशेषता हो सकती है कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक आधार पर प्राप्त ज्ञान पर विश्वास करता है। और नंबर 2, प्रत्यक्षवाद में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या, निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण आदि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती है। देखिए, कोई भी सामाजिक घटना हो उसकी व्याख्या किस आधार पर की जाएगी? निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण आदि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाएगी। देखिए, अगस्ट काम्टे का अगला क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड, अगस्ट काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम बताइए। देखिए, लॉ ऑफ 3 स्टेज, इसकी भी थ्योरी अगस्ट काम्टे ने ही दी है। देखिए, आपके सोशियोलॉजी पेपर 1 की 1 से लेकर 8 तक की यूनिट हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे कंप्लीट कराई जाएगी। और लगभग तो मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया और अब जल्दी ही हम लोग यूनिट नंबर 4 भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जिससे आप अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट को पढ़ सकें। जब आप लोग यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तो आपको ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेज है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, ये सब मैंने पढ़ाया है, आप लोग इसको ईजिली समझ पाएंगे। देखिए, तो अगस्ट काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम बताइए। देखिए, तो इसमें इन्होंने 3 स्तर के सिद्धांत, लॉ ऑफ 3 स्टेज क्या है। देखिए, कल्पना या आध्यात्मिक व्यवस्था। पहले मनुष्य ना हर चीज़ की पूजा करता था, बहुदेवतावाद था, देवतावाद हुआ, फिर भावात्मक या तात्विक अवस्था पर पहुंचा मनुष्य। लेकिन फिर बाद में जाके जो आधुनिक युग है, मनुष्य प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक व्यवस्था को आजमा लिया कि मनुष्य किसी भी चीज़ का, जैसे देखिए उन्होंने
कहा ना, निरीक्षण परीक्षण। वैज्ञानिक किसी भी सामाजिक घटना का निरीक्षण परीक्षण होगा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा, तो वही है प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। ये जब आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में, इसको बहुत ही डीपली पढ़ाई हूँ तो आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। अब देखिए, काम्टे के वर्गीकरण के 2 सिद्धांत बताइए। देखिए, वर्गीकरण के सिद्धांत, काम्टे के वर्गीकरण के 2 सिद्धांत बताइए। तो इनका पहला वर्गीकरण का सिद्धांत है, उसमें पहले है, काम्टे का मत था कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्व विकसित विज्ञानों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों या नियमों पर आश्रित है। देखिए, अगस्ट काम्टे का मानना था कि जो ज्ञान की प्रत्येक शाखा है अपने से पूर्व पहले से विकसित विज्ञानों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों या नियमों पर आधारित है। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट खुद से विकसित नहीं हुआ, सब किसी न किसी पे डिपेंड होकर उसका विकास होता गया। और फिर दूसरा है, अगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण का दूसरा सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, जिसको वह घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का नाम देते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, काम्टे के विज्ञान का संस्करण क्या है। देखिए, ज्ञान सोपान में विज्ञानों की स्थिति काम्टे ने आश्रितता और जटिलता की वृद्धि के आधार पर निर्धारित की है। जो विज्ञान जितना अधिक परिष्कृत होगा वह उतना ही नवीन और उन्नतिशील होगा। इस प्रकार काम्टे के द्वारा प्रतिपादन विज्ञानों का संस्करण निम्न प्रकार है। पहला, गणितीय शास्त्र। देखिए, काम्टे जी मानते थे कि सबसे पहले जो विज्ञान आया वो है गणित, मैथ, क्योंकि मैथ किसी पे डिपेंड नहीं है वो, क्योंकि मैथ बहुत टफ है। और फिर उसके बाद आया खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीवन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। इसी तरह उन्होंने विज्ञानों को एक क्रम दिया कि पहले कौन आया कौन आया कौन आया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कौन है। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड का एक प्रतिभा संपन्न समाजशास्त्री तथा जिसने प्राणीशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसने सार्वभौमिक सिद्धांतों की सहायता से सभी विज्ञानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए, जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने चार्ल्स डार्विन के जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे पौधों और जीव पर उद्विकास का सिद्धांत, उसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज पर अप्लाई किया है कि उसी उद्विकास के सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के आधार पर बताया कि किस तरह मनुष्य का विकास हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद क्या है या समाज का साम्यवादी सिद्धांत क्या है। तो देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकास के सिद्धांतों को मानने वाले थे। हर्बर्ट स्पेंसर थे, वो किसको मानने वाले थे, उद्विकास के सिद्धांत को मानने वाले थे, क्योंकि इसकी थ्योरी किसने दी, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी। उसके अनुसार समाज का विकास मनुष्य के शरीर के समान होता है। इनका मानना है हर्बर्ट स्पेंसर का कि जो मनुष्य के शरीर के अकॉर्डिंग ही समाज का विकास होता है। उसके सिद्धांत को साम्यवादी सादृश्य का सिद्धांत कहते हैं। उनका कहना है कि विभिन्न अंगों के योग से बनी वस्तु साम्यवादी कहलाएगी। देखिए, इनका एक आपको पढ़ना है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इन्हीं की थ्योरी आपको अपने यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 3 में अगर आप लोग उसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप इस बात को ईजिली समझ जाएंगे कि किस तरह मनुष्य के शरीर के समान समाज का विकास होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज तथा साम्यवाद में कोई 2 समानताएं बताइए। देखिए, नंबर 1 है समानता में पहले ही विशेषता समानता है, समाज व शरीर दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। क्योंकि जो आधुनिक समाज है, क्या प्राचीन टाइम का समाज ऐसा था, नहीं ना, तो शरीर का विकास भी कैसे होता है। मनुष्य देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या प्रेगनेंसी टाइम छोटे से ही से तो बच्चे 9 महीने लगते हैं गर्भ में, फिर उनका विकास होता है, फिर वो बाहर आते हैं, छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, फिर जब मनुष्य बड़ा होता है तो उसका विकास होता है। तो इसी तरह समाज व शरीर दोनों का विकास धीरे धीरे होता है।
और दूसरी समानता, समाज और शरीर प्रारंभ में सरल होते हैं और फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, साव्यव और समाज में कोई दो भिन्नताएं बताइए। देखिए हमने समानता देखा, समाज और साव्यव में समानता। अब इनमें भिन्नता क्या है? तो देखिए भिन्नता में नंबर 1 है, स्पेंसर के अनुसार शरीर का विकास स्वतः होता है और इसमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती। हाँ देखिए, जो मनुष्य का विकास होता है वो स्वतः होता है, वो स्वयं होता है। क्या इसके लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं ना, बच्चा धीरे धीरे वक्त के साथ बड़ा होता जाता है। किंतु समाज का विकास स्वतः न होकर मनुष्य के द्वारा किया जाता है। या क्या समाज में जो विकास होगा वो मनुष्य ही तो करेगा, क्योंकि मनुष्य से समाज है। और दूसरी भिन्नता है, शरीर में पूर्ण सत्ता है किंतु समाज में इसका अभाव पाया जाता है। अभाव मतलब कमी होती है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, समाज और शरीर में दो अंतर बताइए। अब समाज और शरीर में क्या दो अंतर है? देखिए स्पेंसर के अनुसार शरीर के अंग शरीर के लिए जबकि समाज व्यक्ति के लिए है। या देखिए जो स्पेंसर के अनुसार शरीर के अंग किसके लिए? शरीर के लिए। क्या हाथ पैर, जो नाक कान, जो भी हमारे अंग हैं वो हमारे शरीर के लिए ही है, जबकि समाज में, समाज व्यक्ति के लिए, जो समाज होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। दूसरा अंतर है, शरीर की संपूर्ण चेतना शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित रहती है जबकि समाज की चेतना शक्ति उसके विभिन्न अंगों में बिखरी रहती है। ये दो अंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एकता का क्या अर्थ है? जो समाज की सामाजिक एकता है उसका क्या अर्थ है? देखिए सामाजिक एकता में समाज के सभी व्यक्ति किसी सामूहिक स्थिति में समान रूप से विचार या व्यवहार करते हैं। देखिए जो सामाजिक एकता है वो जो समाज के व्यक्ति होती हैं, समूह यानी ग्रुप के रूप में स्थिति में समान रूप से विचार और व्यवहार करते हैं। व्यवहार और विचार की ये समानता ही जो समाज के सभी लोग होते हैं उनकी विचार और व्यवहारता ही क्या सामाजिक एकता का दूसरा नाम है। जो लोग मिल के रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, एकता जैसा एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसा विचार रखते हैं, तो वही क्या है? सामाजिक एकता है। सामाजिक एकता की अवधारणा समाज में दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण देन है। इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण देन है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम क्या हैं? देखिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की व्याख्या के कुछ नियम दिए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, तथ्यों का उद्गम समाज से या व्यक्ति से नहीं। या जो भी तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य हैं, उनका उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं। सामाजिक तथ्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो सोशल फैक्ट है वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और नंबर 3, सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रतिक्रियाओं में निहित होते हैं। जो समाज में रहकर मनुष्य क्रिया करता है उसी में ही सामाजिक तथ्य निहित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सावयवी एकता की दो विशेषताएं बताइए। सावयवी एकता क्या है, उसकी कोई दो विशेषता बताइए। देखिए सावयवी एकता की समाज में जनसंख्या अधिक होती है। देखिए जो सावयवी एकता है ना वो आधुनिक युग में ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए देखिए आज के टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी पहली विशेषता ये होगी कि सावयवी एकता वाले समाज में जनसंख्या अधिक होती है। और इसकी दूसरी विशेषता है, सावयवी एकता प्राणी के शरीर में पाई जाने वाली एकता के समान है। जो ऐसे प्राणी के शरीर में पाई जाने वाली एकता होती है, ठीक उसी तरह सावयवी एकता भी होती है। क्योंकि देखिए जो सावयवी एकता वाले समाज में जो व्यक्ति होते हैं ना, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम का सामाजिक एकता का स्वरूप क्या है? जो दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम, उनके सामाजिक एकता का स्वरूप क्या है? तो देखिए दुर्खिम ने सामाजिक एकता को दो भागों में विभाजित कर दिया, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। देखिए इमाइल दुर्खिम ने जो सामाजिक एकता की थ्योरी दी है, सबसे पहले उसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला है यांत्रिक एकता, दूसरा सावयवी एकता। देखिए जिस समाज के सदस्यों में विचार, प्रथाओं और रूढ़ियों की समरूपता पाई जाती है उस समाज की एकता यांत्रिक एकता पाई जाती है। यानी जिस समाज में विचारों, प्रथाओं और रूढ़ियों में एकता पाई जाती है, एक जैसा सोच, विचार, रूढ़ि, प्रथा होती है, उस समाज की एकता को यांत्रिक एकता कहते हैं। और जो सावयवी एकता है उसमें समाज को एक शरीर माना गया है। देखिए इमाइल दुर्खिम की ये जो सावयवी एकता और यांत्रिक एकता के सिद्धांत है, इसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग
देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता के 2 लक्षण बताइए। यांत्रिक एकता को इंग्लिश में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहते हैं। देखिए इसके 2 लक्षण हैं। यांत्रिक समाज में मनुष्यों की संख्या कम होती है। जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उसमें मनुष्यों की संख्या जो है कम होती है, और जो स्वावयवी एकता वाले समाज होते हैं उसमें मनुष्यों की संख्या अधिक होती है। और देखिए यांत्रिक एकता की दूसरी विशेषता है, यांत्रिक एकता वाले समाज में मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं। या जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं ना, उसमें मनुष्य की जो आवश्यकता होती है वो सीमित होती है। आज के टाइम में देखिए हर मनुष्य की अपनी अपनी आवश्यकता है, लेकिन जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उसमें मनुष्य की आवश्यकता जो है वो सीमित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का क्या अर्थ है। तो देखिए दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ विभिन्न लोगों या वर्गों में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना है, ताकि कार्य सुचारू रूप से तथा शीघ्रता से पूरा हो सके। देखिए इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन को कितने अच्छे से शब्दों में बताया कि श्रम विभाजन का अर्थ विभिन्न लोगों और वर्गों में उनकी क्षमता के अनुसार कार्य को बांट देना, ताकि जो कार्य है वो सुचारू यानी सही तरीके से और जल्दी हो सके। वही क्या है, श्रम विभाजन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक और स्वावयवी समाज में कोई 2 अंतर बताइए। जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं और स्वावयवी एकता वाले समाज होते हैं उनमें कोई 2 अंतर बताइए। तो देखिए पहला अंतर है, यांत्रिक समाज में व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जबकि स्वावयवादी समाज में व्यक्तित्व चेतना की स्वतंत्रता होती है। देखिए जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उसमें व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, उसमें समाज का पूरे व्यक्तित्व पूरे सामूहिक पूरे ग्रुप का महत्व होता है। जैसे आज के टाइम में मनुष्य खुद के बारे में सोचता है, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, खुद के परिवार में सोचता है, किंतु यांत्रिक समाज वाले जो यांत्रिक एकता का समाज होता है उसमें मनुष्य पूरे समूह के बारे में सोचता है। जैसे मेरा समूह, जितने लोग मिल के रहते हैं उनके बारे में सोचता है। तो देखिए वहाँ पे व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जबकि स्वावयवी समाज में व्यक्तित्व चेतना की स्वतंत्रता होती है। देखिए यांत्रिक और स्वावयवी समाज में जो दूसरा अंतर है वो है, यांत्रिक समाज में जो है दमनकारी कानून होता है, जबकि स्वावयवी समाज में प्रतिकारी या पुनर्स्थापना कानून होता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व की अवधारणा का क्या अर्थ है। देखिए प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी विचारधारा, मान्यता एवं परंपरा पाई जाती है। देखिए हर समाज में कुछ ऐसी विचारधारा, मान्यता और परंपरा पाई ही जाती है जिसको समाज के अधिकांश मनुष्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उस समाज के जितने मनुष्य होते हैं उस विचारधारा, मान्यता और परंपरा को मानते हैं, इसलिए इन विचारों धारणाओं को सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा कहते हैं। क्योंकि सभी लोग उस समाज की मानते हैं तो इसलिए इसको सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा कहते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए इस थ्योरी को विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है, तार्किक और अतार्किक पद्धति के बारे में। तो देखिए इसकी विशेषता है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति की पहली विशेषता है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति में सत्य की खोज करने पर ही बल दिया जाता है। तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति में कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं होता। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, अवशेष का क्या अर्थ है। तो देखिए पैरेटो का मत है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करने वाले कुछ प्रभावक तत्व होते हैं, और इन्हीं प्रभावक तत्व को पैरेटो ने अवशेष या चालक का नाम दिया है। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि चालक का क्या अर्थ है तो आप समझ ही आइएगा कि अवशेष के बारे में ही पूछा है। अब देखिए अवशेष की परिभाषा लिखिए। देखिए पीटरिन सोरोकिन के अनुसार मानवीय क्रियाएं उनके चालकों पर निर्भर करती हैं। जो मानव की क्रियाएं उनके चालकों पर निर्भर करती हैं। इन चालकों के मुख्य रूप से महत्वपूर्ण वे हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर है। पैरेटो उन्हें अवशेष कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अवशेषों की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसकी पहली विशेषता है, अवशेष वे स्थिर चालक है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये जो अवशेष होता है वो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। और दूसरी इसकी विशेषता है, अवशेष की व्यवस्था नहीं की जाती और न
और न की जा सकती है। इसकी देखिए व्यवस्था तो की नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कि भविष्य में की जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए इसलिए लिखा है और न की जा सकती है, इसकी व्यवस्था की भी नहीं जा सकती। आपका अगला क्वेश्चन है पेरेटो का भ्रांत तर्क क्या है। देखिए इसका उत्तर है मनुष्य अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत से कार्य करता है और फिर उन कार्यों को उचित ठहराने के लिए विभिन्न तर्कों का सहारा लेता है। इन विभिन्न तर्कों को पेरेटो भ्रांत तर्क का नाम से पुकारता है। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है भ्रांत तर्क की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसकी पहली विशेषता है भ्रांत तर्क परीक्षण करने के योग्य नहीं होता, और दूसरी विशेषता है भ्रांत तर्क संवेगों और भावनाओं के अधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अब देखिए आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विंदुतात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है। तो मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु में उसका विरोधी तत्व निहित होता है और इन तत्वों के पारस्परिक टकराव के कारण ही परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया होती है। इसी का नाम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विंदुतात्मक विकास के नियम बताइए। तो इसके विकास के नियम है पहला विपरिणाम का नियम, दूसरा है विरोधी तत्व के अंत प्रवेश या विपरीत समन्वय का नियम, और तीसरा है मात्रा में गुणात्मक परिवर्तनों के रूपांतर का नियम। आपका अगला क्वेश्चन है द्विंदात्मक भौतिकवाद के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके आवश्यक तत्व हैं पहला है जगत का मूल कारण जड़ प्रकृति। इसका पहला आवश्यक तत्व जो जगत है उसका मूल कारण जड़ जड़ प्रकृति। दूसरा आवश्यक तत्व है प्राकृतिक साम्यति एकता। तीसरा है प्रकृति की गतिशीलता, यस प्रकृति में तो गतिशीलता है। और चौथा संघर्ष विकास का कारण, जो संघर्ष विकास का कारण है। और पांचवी इसके आवश्यक तत्व है मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन, कि मात्रा के आधार पर किसी चीज़ को मापना होता है और गुण का मतलब उसकी विशेषता, गुणात्मक परिवर्तन। पदार्थों के पदों में द्विंद, इसकी पूरी 6 विशेषताएं हैं। देखिए 5 2 बार लिखा है, तो आप इसको 6 कर लीजिए। देखिए भौतिक द्विंदवाद की 2 मान्यताएं लिखिए। तो भौतिक द्विंदवाद की 2 मान्यताएं हैं, उसमें पहला है मार्क्स के अनुसार जगत का मूल कारण जड़ प्रकृति या मूल है। मार्क्स के अनुसार जगत का मूल कारण क्या है, जड़ प्रकृति या मूल है। और दूसरी मान्यता क्या है, संसार का निर्माण करने वाली ईश्वर जैसी कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं। मार्क्स कहते हैं कि देखिए संसार का जो निर्माण हुआ है इसका निर्माण करने में कोई ईश्वर जैसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता स्वयं प्रकृति है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन है द्विंदात्मक भौतिकवाद की कोई 2 आलोचना लिखिए। द्विंदात्मक भौतिकवाद की आलोचना में पहला है द्विंदात्मक भौतिकवाद इतना अस्पष्ट है कि उसको आसानी से समझना कठिन है। और दूसरी इसकी आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स विश्व क्रांति को प्रोत्साहन देता है, जो कार्ल मार्क्स विश्व क्रांति को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि क्रांति विश्व शांति का विरोधी है। देखिए आज की वीडियो में मैंने आपके 1 से लेकर 8 तक के यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐड किया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप 100% अपनी परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर ही आएंगे। तो जल्दी फटाफट आपके क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क्स व हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 2 अंतर बताइए। मार्क्स व हीगल के, तो देखते हैं इनके भौतिकवाद के 2 अंतर क्या क्या हैं। पहला अंतर है कि हीगल आत्मा को संसार का मूल तत्व मानते हैं। जो हीगल महोदय हैं वो आत्मा को ही संसार का मूल तत्व मानते हैं, जो समस्त संसार में व्याप्त है, जो सभी संसार में व्याप्त है। किंतु मार्क्स दैवीय आत्मा को संसार के मूल रूप में नहीं मानते। देखिए हीगल के लिए अंतिम लक्ष्य विचार की आत्माभिव्यक्ति है। मार्क्स के लिए वर्गहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें उत्पादन ज़्यादा होगा, जो स्वयं पर्याप्त होगा और जिसमें संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
मार्क्स व हेगल के भौतिकवाद के यही दो अंतर हैं। अब देखिए मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। इनके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए मार्क्स ने प्रत्येक समाज को दो दो वर्गों में की विवेचना की है। प्रत्येक समाज में दो दो वर्गों की विवेचना की है। मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग होता है, जिनमें संघर्ष होता है। इसी को मार्क्स वर्ग संघर्ष करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज के अस्तित्व के साथ ही वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ था। देखिए इनका मानना है कि जो प्रत्येक समाज है, हर समाज में दो दो वर्ग होते हैं, एक जो शोषण करता है, शोषण करने वाला, और जिसके ऊपर शोषण करता है वो शोषित, वही दो वर्ग होते हैं और ये प्रत्येक समाज में होते हैं। अब आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो देखिए मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उस पर व्यय किए गए श्रम के अनुसार होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य होता है उसके द्वारा जितना वो अपना श्रम का व्यय करेगा, किंतु बाजार में वह वस्तु पर्याप्त ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है तथा उसके बेचने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धन पूंजीपति के पास रख लेता है। पूंजीपति के पास रख लिया गया धन ही अतिरिक्त मूल्य है। देखिए हाँ, अगर देखिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मजदूर रहते हैं, कार्य करते हैं, तो क्या उनको उस प्रोडक्ट बनाने में जितनी बस उनकी मजदूरी उनको मिलती है, जो क्या प्रॉफिट इस प्रोडक्ट को बेचने पे जो होगा मजदूर को मिलेगा नहीं ना। तो जो ये प्रोडक्ट बेचने पे जिसको प्रॉफिट होगा, जो इस प्रोडक्ट का मेन ऑनर होगा, वही तो प्रॉफिट रखेगा। तो इसलिए अतिरिक्त जो मूल्य होता है, जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो किसके पास होता है? पूंजीपति के पास होता है, पूंजीपति के पास। मजदूर को तो सिर्फ अपनी मजदूरी मिलती है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की दो मुख्य बातें बताइए। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की दो मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला है, मार्क्स के अनुसार जीवन व जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक मूल्य के उत्पादन और पुनः उत्पादन ऐतिहासिक विकास पर निर्भर करते हैं। जो मानव जीवित कैसे रहेगा, हमेशा भौतिक मूल्यों का उत्पादन होगा और फिर पुनः उत्पादन होते रहेगा, ये क्रिया चलती रहेगी तभी विकास होगा, तो उस पर निर्भर करता है। और दूसरा है, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ही वास्तविक इतिहास है। आपका अगला क्वेश्चन है, अलगाव का क्या अर्थ है। देखिए मार्क्स के अनुसार अलगाव वह व्यवस्था है जिसमें कामगार उसके स्वयं के श्रम से उपार्जित वस्तुओं से अपने आप को अलग रखता है। वह अपने आप को गुलाम समझता है, शक्तिहीन मानता है और स्वयं से बेखबर होकर उत्पादन प्रक्रिया में जुटा रहता है। देखिए मार्क्स कहते हैं कि जो अलगाव वह व्यवस्था है जिसमें कामगार, जो काम करने वाला होता है, वह स्वयं के श्रम से उपार्जित वस्तु को अपने आप से अलग रखता है। जो स्वयं उस वस्तु को बनाता है, खुद को उससे अलग रखता है। देखिए जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है और जो अपने व्यक्ति होता है उसका अपना अस्तित्व अलग होता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, वेबर ने सत्ता के प्रकार या प्रारूप कितने बताए हैं। जो मैक्स वेबर है उन्होंने सत्ता के प्रकार या कितने प्रारूप बताए हैं। तो देखिए वेबर ने सत्ता के 3 आधारभूत प्रकार या प्रारूप का उल्लेख किया है, जो कि लिखित है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता या करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। देखिए शक्ति का क्या तात्पर्य है। तो देखिए साधारण अर्थ में शक्ति का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या समूह के उस दबाव से समझा जाता है जो अन्य व्यक्ति अथवा समूहों पर स्पष्ट होता है। एक अवधारणा के रूप में शक्ति का संबंध एक विशेष परिस्थिति तथा उनसे संबंधित भूमिका के निर्वाह से होता है। देखिए साधारण शक्ति का अर्थ हम कहें तो देखिए कोई ऊंचे पद वाले व्यक्ति होते हैं तो या उनके पास पावर ही होती है ना, शक्ति ही ना होती है, जिसका उनकी अपनी एक स्थिति होती है, तो और उसी अपने पद पर रहते हुए उनको पावर मिलती है जिससे वो व्यक्तियों पर अपना दबाव डालते हैं। तो वही शक्ति, उसी शक्ति की यहाँ पे बात की गई जो व्यक्ति के पास अपनी पावर होती है। देखिए सत्ता और शक्ति में 2 अंतर बताइए। देखिए सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है जबकि शक्ति के लिए कानूनी स्वरूप आवश्यक नहीं होता है। देखिए हाँ, यह सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है और शक्ति के लिए
कानूनी स्वरूप की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए शक्ति का कानूनी स्वरूप सत्ता है। जो व्यक्ति के पास शक्ति आती है वो उसका कानूनी स्वरूप क्या है? सत्ता है, जबकि शक्ति मात्र प्रभाव है। आदर्श प्रारूप की धारणा का अर्थ क्या है? जो आदर्श प्रारूप है उसकी धारणा का क्या अर्थ है? तो देखिए मैक्स वेबर का मत है कि जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ घटनाओं को आदर्श मान लेना चाहिए। जो सामाजिक घटनाएं उनका अध्ययन करने के लिए हमें कुछ घटना का क्या करना चाहिए? आदर्श उसको मान लेना चाहिए। और इन घटनाओं का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि ये घटना इस प्रकार की सभी घटनाओं का चयन कर सकें। इस प्रकार के चुनाव से जिस टाइप का चयन होता है उसी को आदर्श टाइप से पुकारा जाता है। अब देखिए आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदर्श प्रारूप की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसकी पहली देखिए विशेषता है ना, आदर्श प्रारूप से संबंधित क्रिया को जो अर्थ कर्ता लगाता है, इसका अर्थ कौन लगाता है? कर्ता लगाता है, उसी अर्थ को महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता है आदर्श प्रारूप की कि आदर्श प्रारूप में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता नहीं पाई जाती, अपितु इनमें यथार्थता पाई जाती है। अब देखिए आधुनिक शक्ति की संरचना का क्या आधार है? तो आधुनिक शक्ति की जो संरचना है उसके आधार निम्नलिखित है। पहला है सरकार, दूसरा है राजनीतिक दल। देखिए जो आधुनिक शक्ति है, दबाव समूह, अधिकारी तंत्र, अभिजन। ऐसे नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सत्ता संरचना के 5 मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो आधुनिक सत्ता संरचना के 5 मुख्य पक्ष प्राधिकार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि वो लोग निर्णय लेते हैं, निर्णय को क्रियान्वित करने वाले सारे साधन और प्रभाव हैं। उनके पास जो निर्णय लेने के सारे क्रिया भी करते हैं और उनके पास सभी साधन अवेलेबल होते हैं और उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सत्ता संरचना के 5 मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा आधुनिक सत्ता संरचना के 5 मुख्य पक्ष प्राधिकारी शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय को क्रियान्वित करने वाले साधन और प्रभाव हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्ता की प्रकृति कैसी है? जो सत्ता है उसकी प्रकृति कैसी है? देखिए शरीर के अस्तित्व में आत्मा का जो स्थान है वही स्थान सत्ता का भी है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार सत्ता के अभाव में संगठनात्मक क्रियाशीलता भी निष्क्रिय हो जाती है। जो संगठन होता है सत्ता के बिना बेकाम हो जाता है, यानी किसी काम का नहीं रहता। जिस तरह शरीर में की आत्मा खत्म हो जाए तो क्या मनुष्य का शरीर किसी काम का रहेगा? नहीं ना। उसी तरह मानव व्यवहार चाहे संगठनात्मक हो या उसके बाहर किसी न किसी प्रकार वह सत्ता पर आधारित होता है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, करिश्माई या चमत्कारी सत्ता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जो करिश्माई सत्ता का तात्पर्य उस सत्ता से है जो वैधानिक एवं परंपरागत आधारों पर आधारित न होकर कुछ करिश्मों व चमत्कारों पर आधारित होती है, और यह उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनमें एक विलक्षण, अद्भुत, अनोखी या चमत्कारी शक्ति पाई जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? तो देखिए प्रतीकात्मकवाद प्रतीकों को व्यवहार में लाने को एक विधि या नियम की ओर संकेत करता है। जो प्रतीकात्मक है वो व्यवहार और विधि को एक नियम में लाने का संकेत करता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्र बिंदु सेल्फ यानी स्वयं खुद होता है। कोजर इसी शौक को स्वयं को धुरी मानकर प्रतीकात्मक सिद्धांत के ताने बाने को बुनते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतीक को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रतीक क्या है? एक उत्तेजना है जो कि मौलिक चित्तमय या भौतिक ही है, जो कि मौलिक चित्तमय और या भौतिक ही है तथा किसी वस्तु, परिस्थिति या संबंध का स्थान ग्रहण करती है
संकेत देती या प्रतिनिधित्व करती है। जो हाँ जो सिंबल होता है वो प्रतीक संकेत ही न देता है किसी भी चीज़ का। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतीकों की 4 विशेषताएं लिखिए। जो प्रतीक है उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, प्रतीक की अपनी कोई वास्तविकता नहीं होती। नंबर 2, प्रतीक कार्यात्मक होते हैं। प्रतीक ज्ञान के आधार हैं। और चौथी विशेषता है, प्रतीक मानवीय अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतीक और चिन्ह में 2 अंतर लिखिए। प्रतीक क्या होता है और चिन्ह क्या होता है, इसमें 2 अंतर बताना है आपको। तो पहला अंतर है, प्रतीक में भौतिक तथा मानसिक पहलू का समावेश होता है, जबकि चिन्ह में केवल भौतिक पहलू का समावेश होता है। प्रतीक में देखिए 2 चीज़ का समावेश होता है, मानसिक पहलू और भौतिक दोनों का, जबकि चिन्ह में केवल भौतिक पहलू का ही समावेश होता है। और दूसरा अंतर है, प्रतीक में अर्थबोध अपेक्षित रहता है, जबकि चिन्ह में किसी प्रकार का अर्थबोध नहीं रहता है। अब देखिए सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, सामाजिक क्रिया क्या है, दोनों तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, क्रिया तब सामाजिक होती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तित्वों के द्वारा समझे जाने वाले प्राकृतिक अर्थ के आधार पर दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाती है। वही क्या होती है, सामाजिक क्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार लिखिए। जो सामाजिक क्रिया उसके 4 प्रकार क्या हैं देखिए। नंबर 1, उद्देश्य से जुड़ी क्रिया। नंबर 2, मूल्य से जुड़ी तार्किक क्रिया, सही है। नंबर 3, अनुभवात्मक या संवेगात्मक क्रिया। नंबर 4, परंपरागत क्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अतार्किक क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए अतार्किक क्रिया उसे कहते हैं जो तर्क के आधार पर नहीं होती, उसे ही अतार्किक क्रिया कहते हैं। मोटे रूप में संपूर्ण क्रिया में से तार्किक क्रिया को घटा देते हैं, जो शेष बचता है वह क्या है, अतार्किक क्रिया कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व लिखिए। जो सामाजिक क्रिया उसके आवश्यक तत्व क्या हैं देखिए। कर्ताओं की बहुलता, लक्ष्यों की अनेकता, साधनों की विविधता, आवश्यक दशाएं, उत्प्रेरणा, ये सब क्या है, सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। अब देखिए सामाजिक क्रिया की 4 मान्यताएं लिखिए। तो इसकी पहली मान्यता है सामाजिक क्रिया के लक्ष्य आधारित। दूसरा, साधनों का चुनाव। नंबर 3, परिस्थिति का अभिज्ञान। नंबर 4, आदर्शों एवं मूल्यों का महत्व। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए पार्सन्स कहते हैं, पार्सन ने लिखा है सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो, आप अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक व्यक्तित्वकर्ताओं कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और इन्हीं अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध तथा उनकी परिस्थितियों के साथ संबंध सांस्कृतिक रूप या संरचित या स्वीकृतिक प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित या मध्यस्थित होता है, उसे ही सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक, अच्छा आपका अगला क्वेश्चन देखिए, पार्सन के किन्हीं 2 प्रकारवादी परिचयों को बताइए। तो पहला है, पार्सन ने समाज को एक व्यवस्था माना है और सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक पहलुओं का बड़ा सटीक विश्लेषण किया है। ये सब आपका यूनिट नंबर 8 से क्वेश्चन है। और दूसरा है, सामाजिक व्यवस्था जो है व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता है और उनकी क्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। जो सामाजिक क्रिया सही बात है, उसकी व्यक्तित्व की क्या है, जो उसका कोई उद्देश्य होता है तभी तो वो क्रिया करता है, उद्देश्यपूर्ण होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित है। सामाजिक जो व्यवस्था है अंतःक्रियाओं पर आधारित है, अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं होती है सामाजिक व्यवस्था। और तीसरी इसकी विशेषता है कि निर्णायक इकाइयों की प्रक्रियात्मक संबद्धता। और चौथी सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है कि गतिशीलता।
अब देखिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांतों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। जो मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत है उसकी विशेषता का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए इसकी मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सीमित मान्यताएं। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की पहली विशेषता है सीमित मान्यताएं। देखिए मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की मान्यताएं क्या होती हैं? सीमित होती हैं, जिनके विशेष उपकल्पनाओं को ग्रहण किया जाता है और परीक्षणात्मक अन्वेषण द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है। और नंबर 2, क्षेत्रीय सिद्धांत की दूसरी विशेषता है घटना विशेष की व्याख्या। देखिए समाजशास्त्र के समान सिद्धांतों में सैद्धांतिक उन्मेष की प्रधानता होती है, किंतु मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत सामाजिक घटना के विशेष पक्ष की व्याख्या करता है। क्या? क्षेत्रीय सिद्धांत जो है सामाजिक घटना के जो मध्य होते हैं उसके विशेष पक्ष की क्या करता है? व्याख्या करता है। अब देखिए प्रकट प्रकार्य की परिभाषा दीजिए, या प्रकट प्रकार्य क्या है? तो देखिए प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलतम या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, जो उस व्यवस्था के अनुकूलतम या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्यता इच्छित होते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो पहली सीमा है, मध्यवर्ती सिद्धांत केवल लघु समाजशास्त्रीय कल्पना है और मध्यवर्ती सिद्धांत सैद्धांतिक विखंडन को प्रोत्साहन देता है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दो प्रकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब व्यक्ति की जो गतिविधि है उसकी गतिविधि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती और इस अर्थ में कार्य करती कि व्यवस्था में अवरोध हो जाए तो दुष्कर्म कहते हैं। तो उसे ही जो व्यवस्था होती है उसमें अवरोध हो जाता है तो उसे ही दुष्कर्म कहते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने टोटल 106 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखा है। अब देखिए आप लोग एग्ज़ाम में इसको बहुत ही अच्छी से तैयार करके जाइएगा और साथ ही साथ अगर आप अपने BA 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट को पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, मॉडल पेपर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा सक्सेस मास्टर पॉइंट